चलिए, आज हम लोग क्लास 12th मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन। इससे एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा और कम से कम 6 नंबर का प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा एकदम अनिवार्य रूप से, हर साल इस लेसन से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। और इसमें ज़्यादा सवाल एक्सरसाइज भी नहीं है, 2 एक्सरसाइज बस है, 2 एक्सरसाइज में लेसन खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग रैखिक प्रोग्रामन। देखिए, रैखिक प्रोग्रामन का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है, कहाँ पर हम इस तरह का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, मान लीजिए कोई क्या है, व्यापारी, और व्यापारी जो है वो कुर्सी और मेज बेच रहा है। किसका व्यापार कर रहा है? कुर्सी और मेज का। ठीक है, वह एक कुर्सी मान लीजिए कि 50 रुपये में खरीदता है। ध्यान देना, एक कुर्सी कितना में खरीदता है? 50 रुपये। आज 100 गो कुर्सी खरीदता है। ठीक है, और मेज मान लीजिए खरीद रहा है 80 रुपये में, ये भी 100 मेज खरीद रहा है। थोड़ा समझना, तो लागत कितना हुआ उसका? कुर्सी का 5000 लागत हुआ ना, और इसका हुआ 8000, तो लागत उसका हो गया 13000। समझ रहे हैं, लागत हो गया 13000। अब इसको वो बेचेगा, तो बेचेगा तो कुछ फायदा चाहिए ना। तो मान लो 50 रुपये का कुर्सी 70 में बेच दिया, समझे, चाहे 80 में बेच दिया। कितना बेच दिया? 50 का कुर्सी 80 में, 100 को बेच देगा, 100 को बेचेगा ना, कितना कमा लिया? 8000 वो बेच दिया ना, 5000 लगाया था, 8000 कमा लिया, 3000 उसको फायदा हुआ। हाँ, 5000 में खरीदा था 100 कुर्सी, 8000 में बेचा तो 3000 उसको फायदा हुआ ना। और यहाँ पर ये भी 100 रुपये में बेच रहा है। मेज कितना बेच रहा है? 100 गो मेज है, तो कितना में बेचा? सब मिला के 10,000 में बेचा। यहाँ कितना फायदा कमाया? मात्र 2000। 8000 से कितना कमाया? 2000। इसका मतलब कि सेलिंग तो बराबर कर रहा है, 100 वस्तुओं का सेलिंग कर ही रहा है, लेकिन एक में उसको 2000 का फायदा हो रहा है और एक में उसको 3000 का फायदा हो रहा है। बस समझ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर वो ये दिमाग लगाए कि हम क्या करें कि मेज की संख्या को थोड़ा सा घटा दें और कुर्सी की संख्या को थोड़ा सा क्या कर दें, बढ़ा दें, तो फायदा ज़्यादा हो जाएगा ना। तो भाई देखिए, एक कुर्सी पर 30 रुपया ना फायदा हो रहा है, एक मेज पर 20 रुपया फायदा हो रहा है, तो 5 गो मेज कम कर देगा, 5 गो कुर्सी बढ़ा देगा, तो फायदा उसका बढ़ नहीं जाएगा। तो ये जो रैखिक प्रोग्रामन है, रैखिक प्रोग्रामन से हम लोग यही डिसाइड करते हैं कि अगर कहीं पर व्यापारिक समीकरण है, व्यापारिक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि हम व्यापार में जो है होने वाले लाभ और हानि का जो कैलकुलेशन है, वो जिन समीकरणों से करेंगे उसको व्यापारिक रैखिक समीकरण कह सकते हैं। तो उन रैखिक समीकरणों को किस प्रकार हल करें कि उसका मान हाईएस्ट आए, मान उसका मान क्या हो? अधिकतम हो। अच्छा, किस तरह से हल करें कि उनका मान क्या हो? न्यूनतम हो। तो उस स्थिति में हम लोग रैखिक प्रोग्रामन का यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं रैखिक प्रोग्राम। मतलब इससे हम लोग यह डिसाइड करते हैं ना कि आखिर इन कुर्सी और मेजों की संख्या को कैसे मैनेज करें कि फायदा सबसे ज़्यादा हो, अधिकतम हो, और नुकसान एकदम क्या हो? कम से कम हो। तो जब किसी चीज़ को कम से कम करना होता है, मिनिमम करना होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूनतमीकरण। क्या बोलते हैं? न्यूनतमीकरण। और जब किसी रैखिक समीकरणों का मान हाईएस्ट करना होता है, अधिकतम करना होता है, तो उसको बोलते हैं अधिकतमीकरण। तो हम यहाँ पर न्यूनतम कर रहे थे कि अधिकतम कर रहे थे? अधिकतम करना चाहते हैं हम, फायदा चाहते हैं कि क्या हो? अधिकतम हो। तो इन संबंधों को समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उनको हल करेंगे, और हल करके हम यह ज्ञात करें कि आखिर कुर्सी और मेजों की संख्या कितनी कितनी रखी जाए कि फायदा क्या हो? अधिकतम हो। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रैखिक प्रोग्रामन का। तो हम लोग इस सवाल को 2 तरीके से हल करेंगे। एक, पहले बना बनाया समीकरण हमको मिल जाएगा और उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालना है। एक रहेगा कि समीकरण को पहले सेट करना होगा और फिर उसका हाईएस्ट और लोएस्ट निकालना होता है। जैसे इसको एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। ये तो कुर्सी मेज बहुत खतरनाक नियम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको
समीकरणों पर ध्यान रखना है। तो जो पहला एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालिए, हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाए इसको। पहला एक्सरसाइज देखिए, तो कह रहा है कितना है, 12.1 है जी। तो आपका जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली वो हो गया 12.1। अच्छा, कोई पूछे कि रैखिक प्रोग्रामन है क्या, तो सीधा सीधा कहिए कि रैखिक समस्याएं, रैखिक माने समीकरण, रैखिक समस्याओं का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण को ज्ञात करने की जो विधि है, उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रैखिक प्रोग्रामन के तहत इन सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं कि कब किसका मान हाईएस्ट जाएगा, कब किसका मान लोएस्ट जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। कहीं पर निर्माण कार्य होता है ना, तो चाहते हैं सब कि हम कौन सा विधि लगा दें कि कम से कम लागत में फ़ायदा क्या हो जाए, अधिक से अधिक हो जाए, तो वो सब इस विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने एक तरह से तो मैनेजमेंट के जो होता है ना, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इस विधि का भरसक प्रयोग करना चाहता है कि घाटा कम से कम हो, फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो सब क्या करते हैं, इन समस्याओं को पहले समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करके तब उसको हल करके निकाला जाता है। तो हम लोग समस्याओं को पहले बाद में सीखेंगे, पहले समीकरणों को हल करना सीख लें कि समीकरणों को हल कैसे किया जाएगा, फिर हम लोग समस्याओं को हल करेंगे। तो पहले आपका समीकरण देखिए, दे रहा है, लिख रहा है कि ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। क्या करना है, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करना है। और नीचे लिख रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत, निम्न अवरोधों के अंतर्गत एक दे रहा है z = 3x + 4y। क्या दे रहा है, z = 3x + 4y। इसको बोलते हैं उद्देश्य फलन। क्या बोलते हैं, इसी का हमको हाईएस्ट और लोएस्ट मान ज्ञात करना है, लेकिन किसकी सहायता से, तो उसके लिए कुछ समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है किसकी सहायता से, तो x + y ≤ 4, ठीक है। फिर कह रहा है कि x ≥ 0, y ≥ 0, मैंने ये आपको कंडीशन दे दिया, स्थिति। इसको बोलते हैं अवरोध। क्या बोलते हैं इसको, मैंने इसी के आधार पर हमको इसका हाईएस्ट या लोएस्ट मान ज्ञात करना है। समझ आ रहा है, किसके आधार पर, इनके आधार पर, इनके आधार पर हमको इसका हाईएस्ट या लोएस्ट मान ज्ञात करना है, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसको हम बोलते हैं उद्देश्य फलन। क्या बोलते हैं, उद्देश्य तो हमारे यही है, इसका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है, लेकिन किस नियम के अंतर्गत, तो इनके अंतर्गत। मान लीजिए किसी चीज़ का हाईएस्ट और लोएस्ट मान ज्ञात करना है, तो कोई कंडीशन होना चाहिए, किसके अंतर्गत हम हाईएस्ट या लोएस्ट ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है क्या करना है, इसका अधिकतमीकरण कि न्यूनतमीकरण। हाँ देखिए, कह रहा है कि इसका निम्न अवरोधों के अंतर्गत है, अवरोध दे दिया, उद्देश्य फलन दे दिया, तो इसका कह रहा है कि इसका अधिकतमीकरण कीजिए, मैंने इसका हाईएस्ट मान निकालना है। अब विधि कौन लगाना है, ग्राफीय विधि। विधि कौन लगाना है, ग्राफीय विधि। तो इसका हाईएस्ट अधिकतमीकरण करते हैं हम लोग पहले। तो अधिकतमीकरण करने के लिए ना सबसे पहले ग्राफ खींचना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ग्राफ खींचना पड़ता है। और ग्राफ किसका खींचते हैं, उद्देश्य फलन का नहीं खींचते हैं, अवरोध का खींचते हैं। किसका खींचते हैं, क्योंकि इसी के अनुसार तो हमको अधिकतम या न्यूनतम करना है उसका। तो अवरोध का पहले क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तब इसका ग्राफ खींचिए पहले। ग्राफ खींचने के लिए अभी तो समझ में आ रहा है कि x का मान 0 से बराबर है, 0 से बड़ा है, y का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो ध्यान से देखिए, x + y ≤ 4, ये समीकरण आपका एक ना है। तो किसी भी समीकरण से ग्राफ खींचने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि जिस समीकरण का आपको ग्राफ खींचना है वो समीकरण x y में देगा ना। अब बराबर में चाहे लेस और ग्रेटर में कुछ दे देगा ना, तो हम क्या करते हैं कि इधर 1 बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बनाने का प्रयास करते हैं, हाँ 11 में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण पढ़े हैं। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, वो 11 का छोड़ दो, वही चीज़ मतलब अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये प्रयास कीजिए कि हम क्या करें, यहाँ पर इसका मान कितना बना दें। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
दोनों पक्ष में 4 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्ष में 4 से भाग। x/4 प्लस y/, चूंकि माइनस वाला संख्या से तो भाग कर नहीं रहा है, इसलिए चिन्ह जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब तो इधर कितना हो गया? 4/4 1 हो जाएगा। अब इसका आराम से खींच सकते हैं। x पर 4 स्टेप, y पर 4 स्टेप, हो गया। खींचे यहाँ पर। सवाल को समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में एकदम क्लियर रहेगा। x और y डैश आप समझिए रहे हैं, या x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, और नीचे क्या हो गया? y डैश। अब बताइए x/4 और y/4 को खींचना है, x पर 4 स्टेप चलेंगे ना, 1 2 3 4, 1 हो गया। y पर 4 स्टेप चलना है, और दोनों धनात्मक पे चलना है, तो ऊपर चलेंगे ना, 1 2 3 4। अब ये दोनों को मिला दीजिए, मिल गया। कोई दिक्कत इसमें? अब जो ग्राफ है वो लेस देन का है कि ग्रेटर देन का है? भाई मान 4 से छोटा ना है, ठीक है, अधिकतमीकरण करना है, लेकिन अभी हम ग्राफ अवरोध का खींच रहे हैं। तो इससे जो ग्राफ है x + y ≤ 4, तो ये 4 से क्या है? छोटा है। तो ग्राफ का जो एरिया होगा वो ऊपर वाला नहीं होगा, कहाँ वाला होगा? नीचे वाला होगा। तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ा मार्किंग कर देते हैं, ताकि पहचान में आए। तो हम क्या करें, इसको मार्किंग कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छायांकित कर देते हैं। ऐसा हम लोग कर चुके हैं जी, 11th क्लास में किया जाता है। मान लो 11th क्लास के एकदम गायबे है, तभी कोई बात नहीं है, यहाँ हो जा रहा है। छायांकित हम कर दिए, ध्यान से देखो, ध्यान से छायांकित कर दिए। ये हमारा एरिया हो गया। अच्छा, ये बराबर रहता ना, तो बराबर का तो ठीक लाइन है, ठीक लाइन मैंने बराबर, छोटा मैंने नीचे, आ बड़ा मतलब अगर ये ऐसे देता, ग्रेटर कर देता, तो हम इसका एरिया कहाँ लेते? ऊपर लेते। तो इसको अब लिख देंगे यहाँ पर कि x + y ≤ 4, या बराबर 4 कर दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया हम कहाँ ले रहे हैं? नीचे वाला ही ले रहे हैं। तो लिए एक अवरोध तो हम खींच दिए, दूसरा खींचते हैं। x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बताइए x का मान 0 कहाँ होता है? बिंदु पर, मूल बिंदु पर होता है। x का मान 0 कहाँ होता है? मूल बिंदु पर। यहीं पर x का मान 0 या 0 से ज़्यादा, तो इधर चलेंगे। y का मान 0 या 0 से ज़्यादा, तो इधर चलेंगे। मतलब एक हम लोगों का यह लाइन हो जाएगा, समझ में आया? एक यह लाइन हो जाएगा ना ऐसे। तो हाई लाइन किसको दिखा रहा है? ये लाइन दिखा रहा है x = 0 को, 0 या उससे ज़्यादा। अरे 0 होगा तो ही जाओगा, और 0 से ज़्यादा हुआ तो बढ़ते चलिए आगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x > 0। हाई लाइन दिखाते हैं y को ना, तो y 0 होगा तो यहीं पर होगा, ऊपर होगा तो इससे ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि x = 0 और y = 0, यहीं पर है मूल बिंदु। समझ रहे हैं? मतलब भाई नीचे ऊपर से मतलब नहीं है, अब हमको इस लाइन से मतलब है, इस लाइन से मतलब है, समझ रहे हैं? तो यह दिखा दिया x, और x माने x का मान 0 या 0 से अधिक कोई लाइन, यह लाइन दिखा रहा है। 0 को यह बिंदु दिखा रहा है, और उससे अधिक कोई कौन दिखा रहा है? ये लाइन। y का मान 0 यह दिखा रहा है, और उससे अधिक का मान कौन दिखा रहा है? ये लाइन दिखा रहा है। तो ऊपर न जाएंगे। अब बताइए कि इसमें कॉमन एरिया कौन हुआ? कॉमन एरिया जो इन बिंदुओं से घिरा हुआ है, माने इस लाइन से, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा, ध्यान से देखना, इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, इस लाइन के दाहिने वाला हिस्सा, तो ये ना कॉमन है। देख रहे हैं? ये कॉमन है। तो जो कॉमन एरिया है वो किन बिंदुओं से घिरा है, ये ज्ञात करना होता है। कॉमन एरिया किन बिंदुओं से घिरा है? तो एक बिंदु तो पता चल गया 0 0। इस बिंदु का निर्देशांक बताओ ना। 40, इसका निर्देशांक तो ये तो है कि बिना हले की पता चल गया यहाँ पर। आगे जब हम लोग समीकरण बनाएंगे ना, हल करेंगे इसको, तो कोई जाके बीच में काट देता है। तो वहाँ पर ना समीकरण को हल करके और उसका कटान बिंदु निकालना होता है। तो ये तो मतलब आसान क्वेश्चन रहा एकदम। तो ये हम लोग का बिंदु मिल गया हुआ जिससे आपका एरिया क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो लिखेंगे, अब तो ये हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप x > 0,
y ग्रेटर और इक्वल 0, इनको हम कहाँ खींच दिए, ग्राफ में। अब क्या करते हैं कि अब एक सारणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल में देखिए लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिए, इसको मिटा देना, नहीं तो हम लोग खींच लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर एक हम सारणी बनाते हैं, उस सारणी को ध्यान से समझना है, सवाल हल हो चुका है हम लोग का। यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं, एक सारणी बन गया। सारणी में कितना बिंदु मिला है, 3 बिंदु मिला है ना। इन तीनों बिंदु को कोणीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु माने जिस जो हम लोगों का अभिष्ट क्षेत्रफल आ रहा है ना, वह क्षेत्रफल किन किन बिंदुओं से घिरा है उसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। भैया ना क्षेत्रफल हम लोग का आया है, या कितने बिंदु से घिरा है, 3 बिंदु, 1, 2 और 3। तो कोणीय बिंदु 3 हो गया, तो एगो 3 को खाना बना देंगे में, समझ आया। कोणीय बिंदु 4 होगा तो 4 खाना बनेगा। मेन चीज है इसको लिख करके ग्राफ को खींच लेना, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन कौन है, z बराबर 3x + 4, क्योंकि उसी का हमको हाईएस्ट चाहे लोएस्ट मान ज्ञात करना है, तो इसी का ना अधिकतमीकरण करना है। तो जो कोणीय बिंदु है ना, वो हमको यह बताता है कि x का मान हमको मिल चुका है। एक बार x का मान 0, y का मान 0, एक बार x का मान मिला है 4 और y का मान 0, एक बार x का मान मिला है 0, y का मान मिला है 4। इन मानों को लिखेंगे, 0 0 लिखा गया, 4 0 लिखा गया, 0 4 लिखा गया। मतलब कि z जो उद्देश्य फलन है, इसके लिए जो x और y का मान डिसाइड हुआ, ये किसके द्वारा हुआ है, इन अवरोधों के द्वारा हुआ है। कौन कौन मान डिसाइड हुआ है, एक बार 0 0 डिसाइड हुआ है, एक बार 4 0 हुआ है और एक बार 0 4 हुआ है। अब हमको देखना है कि किस मान पर इसका मान हाईएस्ट आ रहा है। तो अगर हम लोग 0 0 पर उद्देश्य फलन का मान निकाल दें, तो 0 0 पर तो खुद ही 0 हो जाएगा जी, x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। अच्छा 4 0 पर देखिए तो x का मान 4 और y का मान 0, तो 4 रखेंगे तो 4 3 12, 4 3 नहीं 4 0 रख रहा है ना, x का मान 4 तो 4 3 12 और y का मान 0, मतलब वो हो गया 0, तो रिजल्ट कितना आया 12। समझा रहा है। और नीचे 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 x का मान 0 आए, x का मान 0 प्लस y का मान 4, तो 4 चौके रिजल्ट कितना आ गया। अब बताइए x और y का जो हम लोग मान निकाले थे, उसमें सबसे बढ़िया x y का मान कौन है जिस पर z का मान हाईएस्ट जा रहा है, हाईएस्ट मान 16 है ना, किस पर है 0 और 4। तो इस फलन का मान 0 4 पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है, इसलिए जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 0 4। तो समझा रहा है। ये कहता कि इसका न्यूनतमीकरण कीजिए, तब उत्तर कौन होता है 0 0 होता, क्योंकि 0 0 पर इस फलन का मान कैसा आ रहा है, न्यूनतम आ रहा है। तो समझा रहा है। क्या करना है, इसको लिख देंगे। अतः अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान बराबर 16, तो अधिकतम मान 16 किस पर है 0 4 पर, तो लिखेंगे कि अतः अधिकतम मान 16 हो गया ना, लिखेंगे कि चूंकि अधिकतम मान किस पर है 0 4 पर न है, अधिकतम मान 0 4 पर है, इसलिए जो हमारा हल होगा वो क्या हो जाएगा 0 4। यही आपका क्या हो गया, हल हो गया। प्रश्न में समझ में आया है कुछ। मेन चीज कहाँ ध्यान देना है, ग्राफ में। और ग्राफ में देखना है कि जो हम लोगों का जो एरिया डिसाइड हो रहा है, जो कॉमन एरिया, वह एरिया किन किन बिंदुओं से घिरा है। अब एरिया जिन जिन बिंदुओं से घिरा है वही वही बिंदु हमारा क्या होगा, कोणीय बिंदु हो गया। और वही कोणीय बिंदु ले आकर के आपको उद्देश्य फलन में उसका मान रख देना है और देखना है कि किस मान पर इसका मान हाईएस्ट हो रहा है। अगर अधिकतमीकरण करना होगा तभी वो इतना ही काम करना है, और न्यूनतमीकरण करना होगा
तभी इतना ही काम करना है, बस इसको देख करके हमको बताना है कि अधिकतम है कि न्यूनतम है। अब जो पूछेगा वो बता देंगे। इस सवाल में अधिकतम पूछा था तो 16, यही सवाल रहता न्यूनतम पूछ देता तो 0 कह देते। समझ आ रहा है? लिख लो इसको। हाँ, दूसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है, देखें दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में क्या लिख रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x प्लस 4y, तो ये हमारा उद्देश्य फलन दे रहा है। क्या दे रहा है? तो यहाँ पर लिख दें, दूसरा क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं उद्देश्य फलन कितना दे रहा है जी? z बराबर कितना दे रहा है? -3x प्लस 4y। इसी उद्देश्य फलन का हमको क्या करना है? न्यूनतमीकरण करना है, माने न्यूनतम मान इसका निकालना है। लेकिन किन परिस्थितियों के अंतर्गत? तो परिस्थितियां देखिए, परिस्थितियां क्या दे रहा है? x प्लस 2y लेस आर इक्वल 8, देखिएगा यही है। दूसरा है 3x प्लस 2y, हाँ लेस आर इक्वल है ना, लेस आर इक्वल 12। उसके बाद x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 0। देख रहे हैं इसको? माने x का मान 0 या 0 से बड़ा, y का मान 0 या 0 से। अब ये जो दो आपके अवरोध हैं जिनको हम समीकरण 1 और 2 से प्रदर्शित किए हैं, इनको पहले इनका ग्राफ खींचना पड़ेगा। इसका ग्राफ मतलब क्या है? 0 0 मूल बिंदु हो गया। इन दोनों का ग्राफ खींचते हैं पहले, तो ग्राफ खींचने के लिए पहले ग्राफ योग्य बनाना पड़ेगा ना। तो हमको राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा? 1 ले आना है। 1 ले आने के लिए 8 से भाग करेंगे, तो ये लिख दें क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक नया समीकरण बना रहे हैं। चूंकि बराबर है तो समीकरण कह दे रहे हैं, बराबर भी तो दिखा रहा है। चलो ठीक है, और समीकरण लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण लिखिए चाहे समीकरण लिखिए, बराबर है ना, तो बराबर तो समीकरणों में ना होता है। लेकिन ठीक है, असमिका लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दीजिए असमिका 1 तथा 2 दोनों को एक साथ सेट कर लेते हैं। देखिए 8 से भाग करेंगे दोनों पक्ष में, तो ये हो जाएगा x/8 प्लस y/4, सही है, y/4 लेस आर इक्वल 8 है तो एक ही, लेकिन लिख देते हैं 3, पहले का रूप है। ठीक है, अच्छा ये हाँ ठीक है, समीकरण 1 है लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? 3, उसी का दूसरा रूप है, बदला हुआ रूप है। इसका 12 से भाग करेंगे ना दोनों पक्ष में, तो x/4 प्लस y/ लेस आर इक्वल 1, समीकरण 4 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है? इसको ग्राफ में खींच देना है। अब ग्राफ में खींचिए, असली काम हमारा यहीं पर है, ग्राफ में खींच देना। हो गया, ये हो गया x डैश y डैश। पहला का खींचिए, x पर 8 y पर 4, तो थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हो गया। अब y पर 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। एक आप रेखा खींच दिया इसे दोनों को मिला करके, हो गया। यह किसको दिखा रहा है? किस समीकरण को? x प्लस वाई लेस आर इक्वल छोटा दिखाना है ना, तो ये कहाँ आएगा? एरिया नीचे। एरिया कहाँ होगा? थोड़ा सा रंग दे इसको, छायांकित कर देते हैं। यह दिखा रहा है किसको? x प्लस 2y लेस आर इक्वल 8, ये ठीक है। अब दूसरा है x पर 4 खाना, y पर 6 खाना, तो x पर 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा, y पर 6 1 2 3 4 तक लिखवे किए हैं, 5 6 यहाँ बना देते हैं। इन दोनों को फिर मिला देंगे। एक इस समीकरण को दिखा रहे हैं दोनों, ये दिखा रहे हैं 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल 12, 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल 12। अच्छा, दोनों का लेस देन है, दोनों का देख रहे हैं, दोनों का लेस देन मतलब दोनों कहाँ जा रहा है? दोनों नीचे वाला एरिया को कवर कर रहा है, दोनों नीचे वाला एरिया कवर कर रहा है। अब थोड़ा सा तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, कवर कर रहा है ना।
अब लास्ट वाला देखते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो ये हो गया मूल बिंदु। अब देखिए मतलब मूल बिंदु मतलब यह लाइन निर्धारित कर दिया, एक क्या निर्धारित कर दिया, एक यह है, एक यह है। तो इन चारों लाइनों से कौन एरिया है जो चारों लाइनों से ढक रहा है? भाई बीच वाला नहीं ढक रहा है जी, कहा गया ललका मत करो, नहीं समझ रहे हो? भाई एरिया ढक रहा है क्या? ये एरिया इस लाइन से भले लेस है लेकिन इस लाइन के तो ऊपर ना हो जा रहा, वो नहीं होगा। भाई एरिया होगा नहीं, इस लाइन के भले नीचे है लेकिन इसके तो ऊपर ना पड़ जा रहा है। भाई अंदर वाला होगा, पता नहीं कहाँ कर रहा है ना। ये वाला देखो, भाई देखो, वही वाला जो लाइन है ना, अब मिला। ये एरिया हम लोग का मतलब कॉमन एरिया है। अरे ठीक है चलो, मैंने यही तुमको समझने का, वही वाला कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अब इनका देखिए, इनका अब वो डिसाइड कीजिए ना कि ये किन बिंदुओं से घिरे हैं, तो वो हमको मिलेगा, कोणीय बिंदु मिल जाएगा। किन बिंदु से घिरा है? तो इसका देखिए, ये घिरा है 0 0 से, ठीक। भाई देखिएगा 1 2 3 4 था जी, इसका हो जाएगा 4 0। ऐसे कोनो मतलब नहीं है। हाई बताओ, हाँ 0 4, 1 2 3 0 4 था ना, है इसका हो जाएगा 0 4। तो हम तो 3 गो तो ले लिए, बीच वाला के लिए समस्या है। उसका कटान बिंदु क्या है? अगर आप ग्राफ पर खींचते ना तो कटान बिंदु के नीचे ठीक देखते कि x के कितना पॉइंट पर है और ऊपर देखते कितना पॉइंट पर है, और दोनों को अभी 3 3 के सामने दिख रहा है। अरे 2 के सामने दिख रहा है क्या? 1 2 3 2 के सामने दिख रहा है, पता नहीं 2 सही है कि नहीं है, ये हमको नहीं पता है। इसके 3 के सामने दिख रहा है, ये भी पता नहीं सही कि नहीं है, लेकिन अंदाजे पर नहीं चलेंगे। हम इन दोनों का कटान बिंदु निकालेंगे यह वाला, और कटान बिंदु निकालने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि जो कटान बिंदु है वो किन किन रेखाओं का है। बताओ किन किन रेखा का है? ये दोनों का रेखा का ना है, इन दोनों रेखा का है। तो इनका कटान बिंदु ये है, तो हम क्या करेंगे कि इनको पहले हल करेंगे, हल करेंगे, जो x और y का मान आएगा ना वही इसका क्या होगा? कटान बिंदु होगा। तो इसीलिए हम कहे थे तुम लोगों से कि विलोपन चाहे प्रतिस्थापन एगो कंफर्म कर लेना कोई, तो पहले कटान बिंदु निकाला जाए। तो हम समीकरण 1 और 2 को लेकर हल करें। देखिए समीकरण 1 तथा, अब समीकरण इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हम लेस देन नहीं मानेंगे, दोनों को बराबर मानेंगे। x + 2y इक्वल टू 8, x + 2y इक्वल 3x + 2y इक्वल टू 12। देखिए तो यहाँ देखिए x + 2y इक्वल टू 8, 3x + 2y इक्वल टू 12। समझ रहे हैं? अब इसको हल करना है। अब लेस देन नहीं मानेंगे, दोनों को बराबर मान के हल कर लेंगे। एक्स वाई का जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? कटान बिंदु हो जाएगा। तो दोनों में देखिए ना 2y बराबर है, सीधे घटा दें। तो जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो 2y में से 2y घट के 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या कर दे रहे हैं? समीकरण 2 - 1 से कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 12 में पढ़ रहे इतना तो समझ ही रहे होगे, तही में सही घटा रहे हैं। तो 3x में से x घटेगा तो 2x, 2y से 2y घट के 0 हो गया। अब 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। x बराबर लो तो गया जी, x पर 2 के सामने दिख भी रहा था, दिख रहा है 1 और 2 दिख रहा था ना, मतलब है विलोपन विधि लगाए हैं। विलोपन विधि में क्या किया? दोनों बराबर है ना, घटा दिए हैं। अच्छा हम लोग का ऐसे लग भी रहा था कि 2 के सामने है, लेकिन चूंकि ये हाथ से न खींचा गया, स्केल से का तो अच्छा प्रयोग करके खींचे नहीं है, दूरी अलग आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हमको लग रहा था कि एक बार चेक करना ठीक रहेगा। हाई किसके सामने लग रहा है? ये भी लग रहा है कि सही होगा। 2 रख दीजिए, x बराबर 2 रखिए कहीं पर, x बराबर 2 रखेंगे, 2 जाएगा है न, मन उधर चल जाएगा। तो 6 में से 2 घटेगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 2y बराबर 6 और y बराबर 3, y बराबर 3 ही हो गया नहीं जी। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2 3। कितना निर्देशांक हो गया? 2 3। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये हल करके निकालना पड़ेगा। अब इसको तुम छोटा में हल करो, बड़ा में हल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
किताबिया में तो उदाहरण देगा तो कह देगा इन समीकरणों को हल करने पर लिख देगा सीधे। कैसे हल किया उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम कहीं हल कर लो, सामने हल करोगे तो अच्छा रहेगा ना। बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर देखेगा कि हाँ लड़का को समझ में आया है, ये हल करके लिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये हल कर सकते हैं ना। प्रयास करो एकदम छोटा में हो जाए, हमको इस बिंदु से मतलब है, हमको विधि से मतलब नहीं है। तो हम लोग को 2 3 मिल गया ना। और बनाएंगे वही वाला अपना सारणी, और सारणी बनाएंगे, सारणी बना दे। सारणी सबसे लास्ट का काम है जी, सारणी का काम सबसे लास्ट में। कट नहीं रहा है, देखिए तो कट नहीं रहा है, और बढ़ा दे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, थोड़ा इसको कर देते हैं समीकरण है जो 1 तब से लिख के इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए कहीं कटे नहीं। अब इसमें क्या करना है, कोणीय बिंदु, कोणीय, एक कोणीय लिख दोगे तभी वो गलत नहीं है। कोणीय बिंदु इसमें रहता है उद्देश्य फलन, क्या रहेगा, उद्देश्य फलन, वही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य फलन z बराबर -3x + 4, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बिंदु मिले हैं, कोणीय बिंदु 4 मिला है, तो कितना इसमें खाना बनेगा, 4 बना है। पहला वाला क्या लिख लेते हैं, 0 0 लिख लेते हैं, फिर 4 0 4 0 2 3, एक कोई बात नहीं है, किसी को लिखो 0 4 0 4। अब हल किया जाए इस पर, अब सीधे मान रख के उत्तर लिखते हैं। z = 0, z = x का मान भी 0, y का मान भी 0, 3x + 4 y है, ठीक है ना। 3x + 4y है ना, कोई बात नहीं, इतना होता है। अब देखिए x के बदले में 4 और y के बदले में, तो 4 रखेंगे तो 4 तिहाई -12 होगा। अब -12 आप +0 करेंगे तो रिजल्ट आपका -12 आएगा, समझ रहे हैं। अब x का मान 2 और y का मान 3, तो 2 रखेंगे तो 2 तिहाई -6, और 3 रखेंगे तो 3 चौके +12, तो रिजल्ट तो आपका आ जाएगा +6। लाइन समझ में आ रहा है ना, मान तो रख रहा है मैं, कौन सा रॉकेट साइंस है। अब x का मान 0 और y का मान 4, तो z बराबर देखिए 0 रखेंगे x का मान 3 तो पूरा 0 हो जाएगा, अब प्लस 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 + 0 16। अब बताइए, अब हम कहें कि इसका न्यूनतमीकरण मान बताइए। 0 क्यों, -12, 0 से छोटा होता है माइनस, माइनस वाला 0 छोटा नहीं हो रहा। हमको सबसे न्यूनतम ना मान चाहिए, तो सबसे न्यूनतम मान -12 है, ना कि 0 0 नहीं है, 0 से भी छोटा होता है -12। तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा इसका, -12। -12 किस बिंदु पर हो रहा है, तो 4 और 0 पर। तो x का मान 4, y का मान 0, ये हमारा उत्तर होगा। समझ में आ रहा है, ये हम लोग का क्या हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी सवाल को कहता कि अधिकतमीकरण कीजिए, तो 16 उत्तर आता। लेकिन कमवा इतना करना पड़ेगा, चाहे न्यूनतमीकरण करना हो या अधिकतमीकरण करना हो, इतना काम तो करना पड़ेगा। बहुत खतरनाक सवाल नहीं है जितना समझ रहे हो, ये कि थोड़ा सा